सभी जुड़ने वालों को बिज़एप्स गुरु टीम की तरफ से नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबकी कुशल क्षेम जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया और आसपास कोविड-19 सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। लगभग हर शहर और हर जगह पे काफ़ी पेशेंट्स हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ रहे होंगे। हमें थोड़ा हेजिटेशन भी था कि आज समय उचित रहेगा, लेकिन फिर हमें लगा कि लोग वैसे भी लॉकडाउन है कई जगह पे और कुछ प्रोडक्टिव और नया करने के लिए शायद इंटरेस्टेड हो, इसलिए हमने ये सेशन जारी रखा है। तो आप सब जुड़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग पहले से हमसे जुड़ रहे हैं उनको पता है कि ये हमारा 7वां सेशन है जो हिंदी चैप्टर में हम कर रहे हैं बिज़एप्स गुरु के अंतर्गत। इस 7वें चैप्टर में या 7वें सेशन में हम डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस ऐप के बारे में बात करेंगे, जो कि आज का सेशन मैं और रूही मिलकर प्रेजेंट कर रहे हैं। रूही आपको कस्टमर सर्विस ऐप से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देंगे। जैसा कि आप लोग जिन्होंने पिछले सेशंस अटेंड किए थे, आपने देखा कि हमने डायनामिक्स 365 सेल्स से स्टार्ट की और हमारा मकसद है कि हम अलग अलग डायनामिक्स 365 मॉड्यूल्स को कवर करें। उसी सिलसिले में आज हम कस्टमर सर्विस की बात करेंगे और आगे हम फील्ड सर्विस, मार्केटिंग, एचआर, एफएनओ और बिजनेस सेंटर जो कि ईआरपी साइड ऑफ थिंग्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन कस्टमर सर्विस के ऊपर रहेगा। कस्टमर सर्विस प्राइमरीली, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो हमने एक सैंपल बिजनेस लिया था हमारे हर सेशन में, जिसमें हमने बोला था कि एक कनेक्टेड एंटरप्राइज किस तरीके से काम करती है, जहां पे जो फ्रंट ऑफिस होता है वहां पे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, जब आपने आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या जो कहें उत्पाद और सेवाएं जब आपने बेच दी हैं, तो उन उत्पाद और सेवाओं या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले, उनको यूटिलाइज करने वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर कुछ सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। तो जब वो हमारे साथ, अगर हम एक बिजनेस है और जब हमारे कंज्यूमर्स हमारे साथ जुड़ते हैं किसी प्रकार के सपोर्ट के लिए, तब कस्टमर सर्विस एंगल जो है बिजनेस का या एंटरप्राइज का, उसकी जरूरत होती है। और डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस, जो कि कस्टमर एंगेजमेंट या सीआरएम जो लार्जर प्लेटफॉर्म है उसका हिस्सा है, वो इसी डायमेंशन में फोकस करता है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाए। रूही आपसे ये भी बताएंगी कि कौन से अलग अलग टूल्स, मैकेनिज्म हैं जिससे कि इंसिडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, एसएलए यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट मेंटेन हो सकते हैं, और चैटबॉट और दूसरे अन्य उपयोगी साधनों से कैसे डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस एक एंटरप्राइज को हेल्प कर सकती है। तो इसी के साथ ही मैं फोरम रूही को देना चाहूंगा, जो आपको इस सेशन के बारे में विस्तार से बताएंगी। रूही, आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद अखिलेश। सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और आज हम, जैसे अखिलेश ने बताया, आज हम कवर करेंगे द कस्टमर सर्विस साइड। तो हमने हमारे पिछले सेशंस में हमने सेल्स किया, तो अब हम वो स्टोरी आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि सपोज आपने एक प्रोडक्ट बेचा है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप बेचते हो, से सपोज आप फोन बनाते हो, एप्पल हो, आईफोन बनाते हो, आईपैड बनाते हो। तो जाहिर है कि कभी कभार आपके 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 जो यूजर्स है, आपके जो कस्टमर्स है, उनको या तो आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है, कुछ उनको जानना होता है, या उनको खाली, या कभी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ रीजन से उनका फोन शायद खराब हो गया, फोन चल नहीं रहा है, बैटरी ड्रेन हो रही है। तो ऐसे सब चीजों में, ऐसे सब सिनेरियो में वो चाहते हैं कि वो उनका उनका ये वो चाहते हैं कि वो एक अपने और वो कंपनी को रीच आउट करे, और कंपनी फिर उनको टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करे। उसका मतलब है कि सपोज मैंने कहा कि मेरा फोन चल नहीं रहा है, तो मेरा फोन चल नहीं रहा है, मैं एक हफ्ते तक बैठे नहीं रह सकती हूँ कंपनी के इंतजार में कि वो मुझे जवाब दे, मेरे फोन को रिपेयर करे, या कुछ कहे कि मैं इस फोन को कैसे वापस चालू कर सकती हूँ। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे ही सेल्स मॉड्यूल में हमने कवर किया था पूरा लीड टू
लीड टू इनवॉइस प्रोसेस, जिसमें ये ध्यान दिया गया था कि कैसे आप अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि कैसे आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आप खुश रख सकते हैं, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स आपने बेचे हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिले, आप हैप्पी कस्टमर्स रखें, क्योंकि हैप्पी कस्टमर्स ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का मेन रीजन होता है। तो सपोज आपने एक आईफोन बेच दिया, लेकिन आप सोचे कि मैंने आईफोन बेच दिया है, अब वो खराब हो गया तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो खराब होते ही हैं। अगर ऐसे होगा तो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स आएंगे आपकी कंपनी के बारे में। तो उसके वजह से ये होगा कि आपके जो नए सेल्स हैं वो शायद ना हो पाए। तो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट आपको सेल करना है, उतना ही जरूरी आपके कस्टमर्स को, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के थ्रू खुश रखना बहुत जरूरी है। तो मेन चीज जो कस्टमर सर्विस मॉड्यूल और डायनामिक्स 365 का आपको हेल्प करता है इन इज कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर क्वेरी। इसका मतलब है कि जैसे आपने फोन किया, आप कंपनी को बहुत सारे माध्यम से रीच आउट कर सकते हैं। तो वो एक ईमेल, उनके पास एक सपोर्ट ईमेल एड्रेस हो सकता है जहां वो कहें कि आप मेल करो। पर आज की दुनिया तो सोशल मीडिया की दुनिया है, तो आप उनको ट्विटर या फेसबुक पे उनके पेज पे जाके लिख दें कि भाई मेरा फोन नहीं चल रहा। तो हर जगह से अब बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जहां से आप कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपके रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सपोज आईफोन में आपको कुछ नया चीज चाहिए, या आप उन्होंने जो डाला है आपका फीडबैक आपको उनको देना है। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सक्सेस के लिए बहुत सीरियसली लेगा, और उसके ऊपर उन्हें काम करना है। तो सपोज किसी ने अगर मुझे एक क्वेरी भेज दी है कि मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूं आईफोन में, हाउ डू आई टेक अ स्क्रीनशॉट इन एन आईफोन, तो उसके जो स्टेप्स है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आपका आईफोन खराब है, वो बस एक सवाल है कि मैं आईफोन में स्क्रीनशॉट कैसे लूं, मुझे स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता। तो उस सवाल का जवाब देना और इमीडिएटली या जल्दी जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस एक सिंपल से क्वेश्चन को जवाब देने में अगर आप 2 हफ्ते लगा दें, तो आपके कस्टमर का आपके प्रति आपका जो पॉजिटिव जो वो आपको समझते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी है, तो वो उसमें आपका नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सो डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस से हम देखेंगे आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वेरियस कंपोनेंट्स जो है ऑफ डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस ऐप, उसको यूज करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने आफ्टर सेल सर्विस का बिजनेस मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा होगा कि कस्टमर से एक क्वेरी आई है, वो अलग अलग चैनल से आ सकती है। तो जब एक कस्टमर की क्वेरी आई है या कंप्लेन आया है, तो सबसे पहले वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर कैसे होंगे। दूसरे हम ये देखेंगे कि कभी कभी हम चाहते हैं आज की दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने एक कंप्लेंट रेज की, इमीडिएटली या नियर टू इमीडिएट उनको चाहते हैं कि मेरे को उसका जवाब मिल जाए, कोई मुझे कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मुझे रीच आउट करे। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें जरूरी है कि कोई तरह का ऑटोमेशन हो, ताकि अगर उन्होंने सपोज ट्विटर से आपको कंप्लेन किया हो, या आपके सपोर्ट ईमेल एड्रेस पे उन्होंने एक कंप्लेंट मेल भेजी हो, तो वो कंप्लेंट मेल ऑटोमेटिकली एक केस बन जाए और एक आपके एजेंट को, सर्विस एजेंट को असाइन हो जाए, ताकि वो सर्विस एजेंट इमीडिएटली उस कस्टमर की क्वेरी या क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सके। तो हम वो देखेंगे कि सीआरएम में ये प्रोसेस कैसे सेट कर सकते हैं, ताकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना हो, और ऑटोमेटिकली एक कंप्लेंट मेल आता है और एक केस बन जाता है उसका। उसके बाद हम ये देखेंगे, जैसे हमने कहा कि हर कंपनी का उद्देश्य होता है कि अपने कस्टमर्स को खुश रखें।
तो ना ही अपने प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स डाल के, पर अगर उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड उनके कोई क्वेश्चन है या कंप्लेंट है तो उनको भी उन्हें इमीडिएटली रिजॉल्व करना चाहिए। तो हर एक का हर कंपनी का एक एसएलए होता है। एसएलए का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ अ कमिटमेंट, कि अगर आपके फोन में कोई, आप हमको रीच आउट करते हैं, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है और आपने हमें कोई कंप्लेंट मेल भेजी है, तो हमारा एजेंट आपको मेल मिलते ही 4 घंटे में, अगले 4 घंटे में आपको हमारे तरफ से एक कॉल आ जाएगी और हम आपसे आपके सवाल, आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक होता है जब आप कहते हैं, जब कोई कंपनी कहती है कि हमारी ऐसी पॉलिसी है कि आप कोई भी कंप्लेंट रेज करो या क्वेश्चन रेज करो, हम विद इन 4 आवर्स या विद इन 5 आवर्स, जो भी कंपनी का रूल हो, हम आपको इमीडिएटली आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो तुम्हारे कस्टमर्स का भी कॉन्फिडेंस इन दैट कंपनी बढ़ता है कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूं तो मैं फंस नहीं जाऊं। अगर इनके प्रोडक्ट के बारे में मेरे पास कोई सवाल है या कंप्लेंट है तो वो उसे टाइमली एड्रेस करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप हर केस का एसएलए मॉनिटर कर सकते हैं, कि हमने पहले 2 स्टेप में देखा कि कैसे केस बन जाते हैं। अब केस बन गए, मेरा एसएलए है कि 4 घंटे में मुझे इस कस्टमर को रीच आउट करना है और इनका क्या प्रॉब्लम है इसकी ज्यादा जानकारी उनसे लेनी है। तो ये प्रोसेस हम कैसे सेट कर सकते हैं, हम कवर करेंगे इन the third part of this session. So let's start with the first part. और जैसे हर मॉड्यूल, हमने जब सेल्स मॉड्यूल लिया था तभी आपने देखा था कि हर मॉड्यूल में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड क्या होता है, कोई भी एक एजेंट को जब वो एक डैशबोर्ड, जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं अभी, आप देखते हैं कि इट इज वन व्यू ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप इस स्क्रीन को देख के ये जान सकते हैं कि देखो मेरे पास 36 अभी एक्टिव केसेस है या केसेस है जिन पे काम करने बाकी है। अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखूं तो 9 हाई प्रायोरिटी केसेस है और 18 नॉर्मल केसेस है। और अगर मुझे ये देखना है कि जैसे क्वेरी जो होती है, तो अभी जो जैसे ये है केस मिक्स बाय इंसिडेंट टाइप, तो मैं एक टाइप रख सकती हूँ कि ये कौन से टाइप की इनका है, कि ये क्वेश्चन है, इनका प्रोडक्ट खराब हो गया है तो इसको सर्विस की जरूरत है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ओनली फीडबैक टाइप का उन्होंने केस खोला है, मुझे सिर्फ उनको बोलना है ओके आपका फीडबैक हमने रिकॉर्ड कर लिया है, वील वर्क ऑन इट। तो आप अपने केसेस जो है, आपके पास जो केसेस है या इंसिडेंट्स है, या इंडिया में अगर उसको टिकट्स बोलते हैं हम, आपने सुना होगा टिकट नंबर, डॉकेट नंबर, तो दैट इज नथिंग बट अ केस जो हम बोलते हैं। तो केसेस का ये स्क्रीन आपको ये बताती है कि कैसे आपके अलग अलग टाइप के केसेस हैं और आप फोकस कर सकते हैं। जैसे अभी हाई प्रायोरिटी 9 केसेस है मेरे पास, तो मैं शायद फोकस करूं कि सबसे पहले मैं हाई प्रायोरिटी केसेस को आंसर करूं। नॉर्मल 18 है, ठीक है, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द हाई प्रायोरिटी केसेस। मे बी उनका फोन नहीं चल रहा, उनको इमीडिएट सर्विस की जरूरत है, वो बिना फोन के कैसे रहेंगे, तो मैं उनको पहले एड्रेस करूं। तो ये स्क्रीन जो आपकी होती है, ये आपको पूरा आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कितने कंप्लेंट्स है, ये आप इस स्क्रीन से जैसे ही आप सुबह आते हैं, अगर सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे आए तो आपको पूरा व्यू मिल जाता है कि क्या सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंगली आप आपका डे प्लान कर सकते हैं। जैसे देखते ही मैंने प्लान कर दिया कि आज मैं पहले ये 9 हाई प्रायोरिटी केसेस पे ध्यान दूं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा टिकट मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट। तो एक टिकट या केस क्या होता है? एक टिकट या केस जब भी आप एक कंपनी को फोन करते हैं, मे बी आप कॉल सेंटर पे फोन करते हो, या आप ट्विटर पे उनको टैग करते हो, या आपने सपोर्ट एड्रेस पे एक ईमेल भेजा हो, आपका कोई ना कोई सवाल होता है, या तो आपका कोई सवाल होता है या आपका कोई प्रॉब्लम होता है। तो जब आप हमको एक मेल भेजते हैं, तो मेल को प्रोसेस करना। सपोज जैसे एक आपने क्वेरी पूछी है, अभी एक क्वेरी जब आपने मेल भेजी है, मुझे ये क्वेरी जो है
हर कोई इस क्वेरी को आंसर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि किसी को असाइन करूं जो जो उस डोमेन का एक्सपर्ट हो, जो आपके सवाल को या तो आंसर कर पाए या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर पाए। तो अभी एक ईमेल के साथ या एक ट्विटर मैसेज के साथ मैं खेल नहीं सकती। मतलब मैं, और ये पूरा जैसे ही आपका लीड का एक प्रोसेस था कि लीड होता है, मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ, फिर उनसे आगे और डिटेल्स मांगते हैं। सिमिलरली केस में भी जो है, आपने एक मेल भेज दिया तो उस मेल के बाद मुझे उस पर बहुत सारा काम करना है। मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये कंप्लेंट किसके बारे में है, मैं इसको किसको असाइन करूं, इसके रिलेटेड मेरे पास कोई आर्टिकल पहले ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज बेस में या हेल्प आर्टिकल मेरे पास रखा हुआ है क्या, जो मैं पढ़ के इनको ये सोल्यूशन, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकूं। तो एक मेल का जो रिकॉर्ड होता है उस पर मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती। तो केस जो होता है, हम मेल से वो सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और एक केस रिकॉर्ड बनाएंगे जिसके अंदर हम जो भी आपने सवाल पूछा हो या जो भी आपकी कंप्लेंट हो, वो सारा इंफॉर्मेशन हम केस में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर बाद में केस से हम उसको पूरा प्रोसेस मैनेज करते हैं। और हम अभी मैं आपको एक्चुअली सीआरएम में जाके ये बताऊंगी कि कैसे ये चीज की जाती है। फिर उस केस के रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, एक मेल से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब आपका मेल आएगा तो मैं प्रोबेबली आपको फोन करूंगी, फोन करके पूछूंगी कि आपका सवाल, आपके प्रॉब्लम क्या है। प्रोबेबली मेरे पास कुछ ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी कॉमन वाली प्रॉब्लम है, तो मैंने फोन पे आपको कुछ कुछ स्टेप्स भी दे दूंगी कि देखिए आप फोन रिस्टार्ट कीजिए या बैटरी निकालिए या कुछ कीजिए। तो ये सब चीजों से मे बी आपका फोन शुरू हो जाए। तो ये सब जब मैं करूंगी तो दीज आर ऑल कम्युनिकेशन। तो मैं ये रिकॉर्ड करना चाहूंगी कि जब आपने ये केस रिपोर्ट किया था तो हमारे लोगों ने, हमारे टीम ने आपसे क्या क्या कम्युनिकेट किया, क्या क्या डिटेल्स हमने आपसे मांगी, क्या क्या डिटेल्स आपने हमसे बताई। तो ये सारी चीजें हम कम्युनिकेशन या एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, टाइमलाइन में जो एक्टिविटीज दिखती है उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फाइनली जो है, जैसे मैंने कहा एसएलए के बारे में, तो हम एक केस को जस्ट बिकॉज मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैंने कमिट कर दिया है कि हर 4 घंटे में आपके कंप्लेंट आने के 4 घंटे के अंदर अंदर आपको हमारा कोई ना कोई एजेंट कांटेक्ट करेगा। ये मैंने कमिटमेंट दी है, पर ये कमिटमेंट कितनी मेरी टीम पूरी कर पा रही है उसे ट्रैक करना जरूरी है। अगेन वो एक ईमेल पे मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए जो केस होता है, जब एक बार केस बन जाता है, वो केस के ऊपर हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि केस 11:20 पे रजिस्टर हुआ था, और अगर हम 4 घंटे बोल रहे हैं तो फिर 4 घंटों में वो किसी भी एजेंट ने उस कस्टमर को कांटेक्ट किया क्या इस कंप्लेंट के बारे में। अगर नहीं किया, दैट मीन्स आपने इस केस पे, आपकी कमिटमेंट पे आप पूरे नहीं उतरे। तो एसएलए मैनेजमेंट या एसएलए मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हम देखेंगे केस के ऊपर कैसे ये मॉनिटर की जाती है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं सीआरएम में शिफ्ट करती हूँ यहाँ, एंड लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले स्क्रीन जो मैंने बताई डैशबोर्ड वाली है। तो जब भी आप इधर मॉड्यूल जब हम खोलते हैं तो ये हमने सबसे पहले सेल्स हब वाला मॉड्यूल देखा था, राइट। हमारे प्रीवियस जब हम सेशंस किए थे, अगर आपने उन्हें अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम सेल्स हब मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे थे। आज का सेशन और अगले 1-2 हफ्ते अगले 1-2 सेशन हमारे कस्टमर सर्विस हब के ऊपर रहेंगे। सो मैंने कस्टमर सर्विस हब ऐप में नेविगेट किया, एंड दिस इज व्हाट तुम्हारा कस्टमर सर्विस हब ऐसे नजर आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले, जैसे हर मॉड्यूल होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है डैशबोर्ड से, फिर एक्टिविटीज, उसके बाद अभी हम जब केसेस की बात कर रहे हैं तो केस मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर के ही होंगे, राइट। तो इसमें लीड का सवाल नहीं होता है, इसके अंदर केसेस हमेशा एक कस्टमर होता है। मैंने किसी को कोई चीज बेची है और वो कस्टमर उसके बारे में कंप्लेंट कर रहा है या उसके सर्विस के लिए मुझे रीच आउट कर रहा है। तो कस्टमर्स होंगे, अकाउंट्स कॉन्टैक्ट, और बाद में जैसे मैंने कहा केस होते हैं यहाँ।
तो केसेस में हम पूरे उनकी डिटेल्स रिकॉर्ड करेंगे उनके कंप्लेंट की, और बाद में उनका प्रोग्रेस ऑफ दैट केस मॉनिटर होगा कि कैसे हम कर रहे, हमने उनको रीच आउट किया, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया, मेरे लोगों ने जाके उनके यहाँ उनका फोन रिपेयर किया, फोन ठीक हुआ, अब मैंने केस बंद कर दिया। तो पूरा जो लाइफ साइकिल होता है एक कंप्लेंट का, वो पूरा आप केस के थ्रू मैनेज करेंगे। सो लेट्स लुक एट पहले डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में अभी जैसे ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अगेन ये जो डैशबोर्ड होता है ये कस्टमाइजेबल होता है। इसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से अपना डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो। तो हमारे फ्यूचर सेशंस में हम कस्टमाइजेशन को भी कवर करेंगे, जहां दिखाया जाएगा कि एक डैशबोर्ड को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। पर अब ये डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट डैशबोर्ड है जो शिप होता है इस कस्टमर सर्विस हब ऐप के साथ। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है इसके सारे एलिमेंट्स में ड्रिल डाउन फैसिलिटी अवेलेबल है, विच मीन्स कि अभी देखो यहाँ 19 केसेस है और यहाँ बता रहा है टोटल 32 केसेस है। वो 32 केसेस का डिवीजन इज 19 हाई, 1 लो और 12 नॉर्मल। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सबसे पहले सिर्फ हाई केसेस पे फोकस करना है। सो व्हेन आई क्लिक ओवर हियर, आप देखोगे कि ये पूरा डैशबोर्ड पे हाई केसेस का फिल्टर लग चुका है। तो अब ये सिर्फ 19 हाई केसेस है। अब इन हाई केसेस में कितने सर्विस वाले, कितने क्वेश्चन वाले, कितने डिलीवरी वाले, उनके ऊपर फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। ये 19 केसेस में से कितने ट्विटर से आए, कितने ईमेल से आए, कितने मेरे वेबसाइट पे फॉर्म भर के आए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो इसे एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कहते हैं कि आप इनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप फिल्टर्स लगा सकते हो, उस फिल्टर के हिसाब से जितने भी आपका डेटा है इस डैशबोर्ड पे, उसके हिसाब से ये फिल्टर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर सर्विस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है केस, जिसमें आप एक कंप्लेंट या जो भी रिक्वेस्ट आई है वो आप रजिस्टर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ जाके मैंने एक न्यू केस क्रिएट किया, ठीक है। लेट्स से मेरा फोन नॉट वर्किंग, ठीक है। किसी ने कौन कस्टमर है, तो एक मेरा कस्टमर है रूही, मेरी कस्टमर है। रूही ने कंप्लेन किया कि फोन इज नॉट वर्किंग, और मुझे लगता है फोन इज नॉट वर्किंग मतलब सर्विस रिलेटेड इसका ये प्रॉब्लम है। इन्होंने मुझे वेब से कांटेक्ट किया, यानी वेबसाइट पे मेरी एक फॉर्म था, फॉर्म भर के उन्होंने कहा कि मेरा फोन नहीं चल रहा है। तो मिनिमम दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगेगी टू क्रिएट अ केस। तो से सपोज मैंने इसे क्रिएट कर दिया। हर डेमो में, हाँ ठीक है। सो मेरा केस अभी इधर बन गया। अब आप देखेंगे कि आपके इधर राइट साइड पे रिसेंट केसेस है। तो आप देखोगे कि इस कस्टमर के कौन से रिसेंट केसेस जो है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने कहा कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, 2 महीने पहले भी मैंने कहा था मेरा फोन नहीं चल रहा है, तो मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर की थी। फिर उसके बाद तभी आपने ठीक कर दिया। उसके बाद 2 महीने बाद देखो अभी फिर मेरा फोन चलना बंद हो गया। तो इधर मुझे दिखा रहा है कि ये सारे पास्ट केसेस उनके हैं। तो एज अ रेफरेंस के लिए मुझे पता चलता है कि इस कस्टमर के रिसेंट केसेस में क्या क्या हुआ था। तो ये मेरे को हेल्पफुल रहता है कि पहले भी इनका ये प्रॉब्लम आ चुका है करके। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब इंफॉर्मेशन ओनली चीजें हैं कि कहाँ से, मैंने कहा कि इसने वेब से इन्होंने कंप्लेन किया। तो ये सब एनालिसिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जब एनालिसिस करना होता है कि कौन सा चैनल या कौन सा मीडियम आपके कस्टमर्स यूज कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए, तो वो सब उसमें ये आसानी होती है कि कितने लोग मेरे वेब पे रखा हुआ फॉर्म यूज करते हैं, कितने एक्चुअली मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर रहे हैं, या कितने मुझे ट्विटर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अब से सपोज यहाँ इन्होंने, रूही ने मेल किया और कहा कि फॉर्म भरा और कहा कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हमने और ये अगर आप देखें तो, और अगर आपको याद है तो ये अपना बिजनेस प्रोसेस फ्लो था जो हमने लीड फॉर्म पे भी सेल्स मॉड्यूल में देखा था।
तो इसमें क्या होता है कि कभी भी एक कंप्लेंट आती है तो आप सेट कर सकते हो कि दिस इज द प्रोसेस जो फॉलो होना चाहिए, कि पहले कंप्लेंट आई तो सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि भाई ये कंप्लेंट क्या है, कस्टमर कौन है, और ये कंप्लेंट के ऊपर से डिटेल्स लो। जब उन्होंने कह दिया कि कंप्लेंट क्या है, उनकी प्रॉपर डिटेल्स मिल गई है, तो फिर उसके बाद आप बोलते हो ठीक है, जाके भाई रिसर्च करो इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका इनका क्यों कुछ क्या चीज, अगर उन्होंने कही ये फोन नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। तो आप अपने किसी सर्विस एजेंट को असाइन करेंगे और बोलेंगे कि अभी जाओ फिगर आउट करो, पूछो उनसे, सवाल करो, अपने अपने नॉलेज बेस में देखो कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो क्यों आती है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये तुम्हारा रिसर्च स्टेज हो गया। एक बार आपको सोल्यूशन मिल गया तो आप कस्टमर को सोल्यूशन देते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आप जाके इस केस को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा 3 स्टेप का हमने बिजनेस प्रोसेस फ्लो बना के रखा है फॉर द केस। अभी से सपोज इधर आते हैं, इसमें अभी उन्होंने कहा कि फोन नहीं चल रहा है। जब मैंने उनसे फोन पे बात की और डिटेल्स हमने ली, तो पता चला कि इनके फोन में 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि इनकी बैटरी रीस्टार्ट, मतलब बैटरी खराब हुई है, बिकॉज ऑफ विच इनका फोन बहुत जल्दी रीस्टार्ट हो जाता है। और इनका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा, जब वो अपना फोन लेके आए थे तो हमने देखा कि उनके स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रैचेस है। तो हमने पूछा कि भैया आपको, अभी आप आई हो कंप्लेंट लेके, तो आपको आपकी स्क्रीन भी ठीक करवानी है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अभी आप देखोगे कि एक ही कंप्लेंट था, माय फोन इज नॉट वर्किंग, बट जब मैं उसमें देखने गया तो मुझे 2 प्रॉब्लम्स मिली, एक और 2 डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम मिली। एक प्रॉब्लम है कि बैटरी नहीं चलती और दूसरी प्रॉब्लम है कि उनका स्क्रीन खराब है। अब अगर अभी आप देखेंगे कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप सर्विस एजेंट की बात करते हो या सर्विस इंजीनियर की बात करते हो तो हर एक बंदे का एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो जो बैटरी रिपेयर करने में माहिर होता है, वो जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कर सके, या जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कर सकता है वो बैटरी भी रिपेयर कर सके। तो क्योंकि अब यहाँ 2 चीजें हैं जो मुझे सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको स्प्लिट कर देती हूँ कि इन्होंने जो मुझे हाँ, मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। तो मैंने फोन नॉट वर्किंग एक केस बना दिया, बैटरी प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें लिख दिया सर्विस और इसको क्लोज कर दिया। और मैंने एक और केस यहाँ बनाया विच इज स्क्रीन चेंज। सो आप देख सकते हैं कि एक आपका पेरेंट केस है विच इज फोन नॉट वर्किंग, लेकिन जब मैं उसमें देखने गई तो मुझे 2 प्रॉब्लम और मिले, और ये 2 प्रॉब्लम एक्चुअली 2 अलग अलग लोगों को मुझे असाइन करने हैं, क्योंकि सबकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। तो मैंने उनमें चाइल्ड केसेस बना दिए हैं। ठीक है, अभी सो दिस इज व्हाट चाइल्ड केसेस का रीजन होता है कि अगर आपको आपका मेन केस के कंपोनेंट्स को ब्रेक करना है छोटे छोटे पार्ट में और अलग अलग लोगों को असाइन करना है सॉल्व करने के लिए, तो आप चाइल्ड केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी टेक फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ देर पहले से पिछले दिन मैंने आपको मेल फॉर्म भर के मेल किया, मेरा फोन खराब है, ठीक है। तो आपके प्रोसेस ने फोन खराब है करके एक केस बना दिया। अब आपने आपका एसएलए मीट नहीं किया, किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, किसी ने मुझे मेल नहीं किया, तो मुझे लगा कि मेरा कंप्लेंट आप तक पहुंचा ही नहीं। तो मैंने आज जाके एक और कंप्लेंट पोस्ट की, फोन नॉट वर्किंग, और फोन नॉट वर्किंग सेम कॉन्टैक्ट के लिए मैंने फिर से इधर असाइन कर दिया। तो अगर आपको जब आप अपने सारे केसेस को रिव्यू करेंगे तो आप देखते हैं कि अरे इन्होंने फोन रीस्टार्ट वाला कंप्लेंट कल किया था और आज फिर फोन नॉट वर्किंग वाला कंप्लेंट रजिस्टर किया है, तो प्रोबेबली ये वही कंप्लेंट है और ये डुप्लीकेट केस बन गया है, 2 केसेस बन गए। तो अगर मैं एक केस को सॉल्व करूंगा तो दूसरा भी सॉल्व हो ही जाएगा, दोनों एक ही चीज के लिए उन्होंने कंप्लेन किया था। तो इन दैट केस मैं क्या हम केसेस को मर्ज कर सकते हैं। तो से सपोज ये मेरा फोन नॉट वर्किंग वाला केस था जो मैंने अभी बनाया, और ये है फोन रीस्टार्ट्स वाला जो उन्होंने
कल मुझे मेल किया था, लेकिन हम में से किसी ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो केस बन गया है, पर उसके ऊपर कुछ काम चालू नहीं हुआ है। हम काम कर रहे हैं फोन नॉट वर्किंग वाले केस पे। तो हम ये दोनों केस को सिलेक्ट करके कह सकते हैं कि इनको मर्ज कर दो, क्योंकि ये एक्चुअली एक ही केस है, तो दो केस की जरूरत नहीं। तो जब ये स्क्रीन आती है तो ये स्क्रीन पूछती है कि जब दो केस है तो मुझे एक केस को कैंसिल करना है, तो मुझे ये बताओ कौन से केस को आपको कंटिन्यू करना है और कौन से केस को आपको कैंसिल करना है। तो इस स्क्रीन पे हमें सिलेक्ट करना है कौन सा केस आपको कंटिन्यू करना है। ओके, द अदर केसेस विल बी मर्ज्ड इनटू। तो क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं फोन नॉट वर्किंग वाले केस पे, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि इस केस के अंदर इस केस को हमें चालू रखना है, बाकी सारे केसेस को के डिटेल्स आप मर्ज कर दो इनटू दिस केस। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और मर्ज क्लिक कर दिया। ठीक है, उसने मर्ज कर दिया। अगर मैं इधर आऊं और अभी केस रिलेशनशिप्स में जाऊं और इसे रिफ्रेश करूं, आप देखोगे कि यहाँ मर्ज केसेस में वो आ गया कि इन्होंने एक और केस खोला था फोन रीस्टार्ट करके, इट वाज द सेम प्रॉब्लम, तो उसको मैंने मर्ज कर दिया इसको और इसके अंदर। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट केस, चाइल्ड केसेस और मर्ज केसेस। अभी देखते हैं कि नॉलेज रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो अभी इधर इन्होंने कहा है कि फोन नहीं चल रहा है मेरा। क्या अभी इधर आप देखेंगे तो इधर मैंने इसमें 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में ये बता रहे हैं व्हाट आर द रीसेंट केसेस जो आपके हैं। इधर अगर आएंगे तो ये बताते हैं, जैसे वो क्या करता है, वो ये देखता है कि केस टाइटल लेता है फोन नॉट वर्किंग, और आपके नॉलेज बेस या हेल्प आर्टिकल। ओके, तो आप सीआरएम में हेल्प आर्टिकल्स रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप लोग डेवलपर हो तो आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट भी एक docs.microsoft.com मेंटेन करता है, उसके अंदर इश्यू स्टेटमेंट होता है, फिर नीचे होता है व्हाई इट हैपेंस, फिर नीचे होता है केस रेजोल्यूशन। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हर ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि हर कोई, जैसे आपके जो सपोर्ट एजेंट होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, पर अगर उनको कहा जाए, उनको एक आर्टिकल दे दिया जाए कि अगर कोई बोलता है कि मेरा फोन चल नहीं रहा है, तो अगर आप उसको आप लिख के उनको स्टेप्स दे दे कि आप बोलो कि कस्टमर को कि फोन को स्विच ऑफ करे, 2 मिनट रुके और फिर रीस्टार्ट करे और देखे, या बैटरी निकाले वापस डाले फिर रीस्टार्ट करे, तो इतना काम तो आपका एजेंट कर ही सकता है। तो डिटेल स्टेप्स जो होते हैं उनको नॉलेज आर्टिकल या हेल्प डॉक्यूमेंट्स जो बोलते हैं। तो ये क्या करता है, आपका केस का टाइटल लेके आपके नॉलेज आर्टिकल डेटाबेस में सर्च करेगा और बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप देखो तो यहाँ आ गया हाउ टू इंस्ट्रक्शंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन मोबाइल फोन। मेरा ये जो प्रॉब्लम है, इस कस्टमर का जो प्रॉब्लम है, वो भी केस फोन रिलेटेड ही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला अगर आर्टिकल मैं पढ़ूं या मेरा सर्विस एजेंट इसे पढ़े तो उसको हेल्प में आ सकता है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस आर्टिकल को इस केस के साथ रजिस्टर कर सकती हूँ। सो अगर आप इधर आके देखेंगे तो अभी वो नॉलेज बेस आर्टिकल इस केस के साथ एसोसिएट हो गया। तो इन फ्यूचर जब भी आप ये केस किसी सर्विस एजेंट को असाइन करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी रेडी रेफरेंस में है कि चलो इन्होंने बोला है कि शायद ये आर्टिकल मुझे मदद करे, तो मैं देखता हूँ इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और ट्राई करते, सबसे पहले यही ट्राई करते कस्टमर के साथ कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से आपका अभी ये देखिए इधर, इसमें हम आगे सेशन में जाएंगे, पर अभी इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स इन है, ये मेरा SLA था। मैंने कहा था कि 4 घंटे में आंसर होना चाहिए। अभी अपने डेमो पर्पसेस के लिए मैंने इसे 5 मिनट का टाइम दिया था, क्योंकि 5 मिनट में जैसे ये केस क्रिएट होता है, 5 मिनट में कस्टमर को मुझे कांटेक्ट करना है। मैंने कस्टमर को कांटेक्ट नहीं किया, मैं तो आप लोगों को डेमो दे रही थी। तो 5 मिनट खत्म हो गए और आप देखेंगे कि ये एक्सपायर्ड यहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब है मेरा SLA कमिटमेंट की 5 मिनट में मैं आपको रीच आउट करूंगी, वो मिस हो गया है। ओके, हम बाद में देखेंगे कि ये कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। अब फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देखें कि दिस इज द SLA जो हम बात कर रहे थे, कि ये अब एक्सपायर्ड हो चुका है। और इसकी पूरी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो ये टैब में आप ये देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय मॉनिटर कर रही थी। मेरा एक KPI था फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय, एंड इफ यू सी उसका स्टेटस इज नॉन कंप्लायंट, मतलब एक्सपायर्ड। मैंने
मुझे उनको 11:28 तक उनको मेल करना था या उनको रीच आउट करना था, जो मैंने नहीं किया, तो ये नॉन कंप्लायंट हो गया। तो अभी से सपोज ये अभी अपना आइडेंटिफाई हो गया, अभी ये जाते अपने नेक्स्ट स्टेज पे रिसर्च करेंगे या रिसर्च भी हो गया, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया, अभी हम नेक्स्ट स्टेज गए तो इधर हम रिजॉल्व पे आ गए। तो अभी हम जाके कहते हैं कि चलो ये केस को रिजॉल्व करें। फिक्स्ड, आपको कुछ चार्ज करना है कस्टमर को, कुछ बिलेबल है, अगर वो वारंटी के अंदर था तो बिलेबल नहीं होगा, अगर वारंटी के बाहर था तो आपको चार्ज करना है, तो कितना घंटा चार्ज करना है, तो सपोज मुझे 5 घंटा चार्ज करना है, मैंने रिजॉल्व बटन क्लिक किया। अभी आप देखेंगे कि जब मैंने इसे रिजॉल्व करने गई तो ये मुझे एरर दे रहा है कि रिजॉल्व मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको याद है हमने चाइल्ड केस बनाए थे, राइट, हमने ये केस को स्प्लिट करके 2 चाइल्ड केसेस बनाई थी। एक में कहा था बैटरी प्रॉब्लम है, दूसरे में कहा था स्क्रीन की प्रॉब्लम है, राइट। तो ये एक सेटिंग है जो जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का मेथड हो करने का, आप वो सेटिंग मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पेरेंट केस को बंद करने मत दो जब तक ये चाइल्ड केसेस बंद नहीं हुए, या आप ये भी कह सकते हैं कि यार एक एक चाइल्ड केस कौन बंद करेगा, मेन केस बंद हो गया तो इमीडिएटली चाइल्ड केसेस को भी बंद कर दो, कस्टमर ने बोल दिया ना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मैं एक एक केस को जाके नहीं करूंगा। तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपको यहां मिलती है। तो अगर आप इधर अभी हम सर्विस केसेस अपने को सर्विस एरिया में मिल रहा था, अगर आप सर्विस मैनेजमेंट एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सब सेटिंग्स वाले ऑप्शंस है, जो भी पूरा आपका कस्टमर सर्विस हब मॉड्यूल है चलाने के लिए जो भी सेटिंग्स होती है, वन टाइम सेटिंग, वो सब यहाँ दिखाई हुई है। तो इधर एक सेटिंग होती है पेरेंट चाइल्ड केस सेटिंग, तो इसमें कहा गया है, मैंने चूज किया है कि डोंट अलाउ पेरेंट केस टू बी क्लोज्ड अंटिल ऑल चाइल्ड केसेस आर क्लोज्ड। मैं इसे चेंज करके ये कर सकती हूँ, क्लोज ऑल चाइल्ड केसेस व्हेन पेरेंट इज क्लोज्ड। अगर मैं ये करके सेव करूं तो हमें जो अभी ये एरर आया था अब नहीं आएगा। अब मैं इसे रिजॉल्व केस बोलूंगी तो ऑटोमेटिकली जाके चाइल्ड केस को भी क्लोज कर देगा। देखिए ये रिजॉल्व हो गया, ये रिजॉल्व हो गया, और ये मेरा मेन केस भी रिजॉल्व हो गया। इस तरह से ये पार्ट जो है आपका, ये मुझे दिखाना था। दिस इज ऑल अबाउट केस मैनेजमेंट, जो आप एक केस आप कस्टमर सर्विस मॉड्यूल के साथ कर सकते हो। तो आप चाइल्ड केसेस बना सकते हो, ये आपका स्क्रीन है, आपने जो भी उनके साथ इंटरेक्शन किया, अगर आपने मैंने कोई एक्टिविटी यहाँ बना के दिखाई नहीं क्योंकि हमने सेल्स में कवर की थी, बट अगर सपोज आपने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेटअप किया है, जो भी किया है, ये सब आपको आपके टाइमलाइन स्क्रीन में आपको सारी एक्टिविटीज नजर आएगी। आपके जो भी नॉलेज बेस आर्टिकल आपने एसोसिएट किए थे इस केस के साथ, वो भी है। अब एक ईमेल के थ्रू एक कंप्लेंट आया था या ट्विटर के थ्रू कंप्लेंट आया था, तो वो रिकॉर्ड पे मैं इतना सारा इसका पूरा प्रोग्रेस नहीं देख सकती थी, इसीलिए हम वो कंप्लेंट फ्रॉम द ट्विटर या ईमेल को उठा के एक केस में डालते हैं और केस वाली स्क्रीन पे पूरा उसका लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे साइड ऑफ। किसी को कोई सवाल है अबाउट केस मैनेजमेंट जो अभी तक दिखाया गया है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, विच इज, तो अभी हमने वो देख लिया कि केस कैसे बनते हैं और केस में हर चीज कैसे होती है। अब देखिए, अब हम ये करते हैं कि से सपोज आजकल की दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि, और तुम्हारे कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस भी इतने बढ़ गए हैं कि जैसे पुराने जमाने में जब चलता था कि तुमने एक वेब फॉर्म भरा, ओके, वेब भी नहीं होता था, चलो हम तो फोन करके कंप्लेन करते थे, या फोन करके शायद उनको कंप्लेन करते थे, या उनकी दुकान में एक्चुअली जाके उनको कंप्लेन करते थे। तो हमने उनको बताया कि ये हमारा प्रॉब्लम है, और तभी दुनिया ऐसी थी कि हमारा एक्सपेक्टेशन ही ये था कि ठीक है मैंने कंप्लेंट दे दी है, अब वो मुझे 1 हफ्ते के बाद रीच आउट करेंगे।
पर अब ऐसा नहीं है। अब सिनेरियो ये है कि अगर मैंने एक मेल भेजा कंप्लेंट का कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली मुझे एक रिप्लाई आए। मैं हर 1 घंटे में, हर 15 मिनट में, हर 25 मिनट में अपना मेल बॉक्स रिफ्रेश करूंगी या ट्विटर रिफ्रेश करूंगी, ये देखने के लिए कि उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं दिया। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस on the time that it takes for the company to respond to a complaint बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। तो इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा ये जो प्रोसेस है कि जैसे मैंने कहा, अभी हमारे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि फोन का अगर स्क्रीन खराब हुआ है, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर सर्विस इंजीनियर है जिसका एक्सपर्टीज है और वो कर सकता है। और अगर बैटरी खराब है तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा सर्विस इंजीनियर है जो उसके बारे में हो सकता है। अब हम सिर्फ फोन की बात करें, सपोज मैं एक कंपनी हूँ जो मैं फोन भी करती हूँ, टैबलेट्स भी करती हूँ, लैपटॉप्स भी करती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बेचती हूँ और ये सारी चीजें मुझे सपोर्ट भी करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही एक टैबलेट का कंप्लेंट आए तो टैबलेट वाली टीम को ऑटोमेटिकली वो कंप्लेंट असाइन हो जाए, ना कि कोई एक ह्यूमन बैठा रहे जो बैठ के सुबह आएगा, चेक करेगा, फिर वो असाइन करेगा। तो आजकल तो दुनिया ऐसी है कि हम रात के 12 बजे भी एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ट्विटर पे तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो ऐसा ना हो कि रात के 12 बजे कंप्लेंट आया तो कोई है ही नहीं। तुम अगर ये सब पूरा प्रोसेस मैनुअल है तो ऑब्वियसली ऑफिस में कोई नहीं है। अभी ऑफिस में दूसरे दिन सुबह होगी, फिर वो आके इतने सारे, उनके पास आपका अकेले का केस तो है नहीं, उनके पास 50 केस होंगे, वो एक एक केस करके देखते जाएंगे मैं किसको असाइन करूं, क्या करूं। तो बहुत सारा समय इसमें वेस्ट होगा। और आजकल हमें चाहिए कि ये प्रोसेस ऑटोमेटेड होना चाहिए कि अगर मुझे पता है कि टैबलेट का प्रॉब्लम है तो टैबलेट वाली टीम को चली जानी चाहिए प्रॉब्लम। तो जब टैबलेट वाली टीम दूसरे दिन सुबह काम पे आती है तो उनको ऑटोमेटिकली उनके उनके वर्क आइटम्स में दिख जाता है कि चलो ये कंप्लेंट एक टैबलेट की आई है, मैं फोन करके पूछूं कि क्या हुआ। ठीक है। तो ऑटोमेशन इज, और एनीवे एनी सिस्टम जब आप लेते हो, आप चाहते हो कि वो ऑटोमेट करे। अगर सब कुछ मुझे फिर भी मैन्युअली करना पड़े तो सिस्टम सिर्फ एक डेटाबेस बन के रह जाता है जिसमें सिर्फ मैं रिकॉर्ड स्टोर कर रही हूँ, डेटा स्टोर कर रही हूँ। वो मुझे कुछ अदर देन स्टोरिंग ऑफ डेटा मुझे कोई और मदद कर नहीं रहा है। तो कस्टमर सर्विस मॉड्यूल में आपको केस राउटिंग ऑटोमेशन का भी फीचर अवेलेबल है और अभी हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सो लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन। ठीक है, हमने अभी देख लिया कि एक केस बन गया और सब आ गया। अभी मैं एक सिनेरियो यहाँ पहले रेप्लिकेट करना चाहूंगी और फिर बताऊंगी कि ये पूरा ऑटोमेशन चलता कैसे। तो टेक फॉर एग्जाम्पल कि यही मेरा कस्टमर है, रूही मेरी कस्टमर है, ओके, और वो मुझे एक मेल करते हैं। तो हमने एक क्यू बना के रखा है। अगर आप हमारे प्रीवियस सेशन अटेंड किए तो आपने देखा होगा कि हमने सर्वर साइड सिंक कैसे एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट करके हमने दिखाया था कि आपके जो मेल्स आपके मेल बॉक्स में, एक्सचेंज मेल बॉक्स में आते हैं, वो कैसे ऑटोमेटिकली आपके सीआरएम के अंदर आ सकते हैं। तो अभी मैंने एक सपोर्ट क्यू यहाँ बनाई है और वो सपोर्ट क्यू का एड्रेस है support@apriltryproduct.onmicrosoft.com। ठीक है, और ये उनका मेल बॉक्स है, सपोर्ट मेल बॉक्स है। तो बेसिकली एक क्यू का ये मतलब होता है कि अगर सपोर्ट मेल बॉक्स में कोई भी मेल आए तो वो सीआरएम के अंदर उसको सिंक कर दे, ताकि मैं सीआरएम के अंदर जब एक्टिविटीज में जाऊं तो मुझे वो ईमेल्स दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो ये मैंने सपोर्ट केस यहाँ पूरा सेटअप करके रखा है। ओके, तो अभी मैं एक मेल भेजती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपने दूसरे स्क्रीन से एक मेल भेज रही हूँ।
ठीक है, मैंने अभी एक मेल भेज दिया है। अगर आप देखेंगे इधर मैंने सपोर्ट ये सेम ईमेल एड्रेस का मेल बॉक्स खोल के रखा है। तो ये मेल मैंने अभी भेजा, फोन प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अभी एक्सचेंज इंटीग्रेशन से इसको तुम्हारे सीआरएम में सिंक होने के लिए कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जब तक ये सिंक होता है मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ क्या होगा। तो अभी हमने ये क्यू क्यू ये बिकॉज हमने क्यू बनाया और एक्सचेंज इंटीग्रेशन सेटअप किया है, तो ये क्यू ऑटोमेटिकली सॉरी ये ईमेल जो है ऑटोमेटिकली सीआरएम के अंदर आ जाएगा। अभी हम ऑटोमेशन का प्रोसेस सेटअप करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी मेल सपोर्ट के ईमेल एड्रेस पे आती है उनका ऑटोमेटिकली अभी अभी जब ये सीआरएम के अंदर आई तो वो एक ईमेल एक्टिविटी बन के आई। और मैंने अभी आपसे कहा कि एक ईमेल एक्टिविटी में मैं पूरा टिकट मैनेजमेंट नहीं कर सकती। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इस ईमेल से एक केस क्रिएट किया जाए जिसके ऊपर मैं पूरा केस का या प्रॉब्लम का लाइफ साइकिल मैनेज कर सकूं। सो इधर आप देखेंगे कि हर एक क्यू के साथ इधर एक होता है कि रिकॉर्ड क्रिएशन एंड अपडेट रूल्स। ठीक है, तो इधर हमने ये सॉरी यहाँ हमने ये केस ये रिकॉर्ड क्रिएशन रूल क्रिएट करके रखा है। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन से क्यू को मुझे मॉनिटर करना है। मतलब ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस है, राइट। तो किस रिकॉर्ड को आप चाहते हैं कि मैं मॉनिटर करूं और उससे मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करूं, राइट। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड क्रिएशन। मतलब वो एक एंटिटी के रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करेगा और उससे डिटेल्स लेके एक दूसरे एंटिटी का रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। दैट इज व्हाट इट इज रिकॉर्ड क्रिएशन एंड अपडेट रूल। तो हमने कहा है इस रूल में कि आप सपोर्ट क्यू को मॉनिटर करें। सपोर्ट क्यू में जितने भी ईमेल आते हैं उनको आप मॉनिटर करें। ठीक है, हम ईमेल मॉनिटर करेंगे। अब इसका सेकंड स्टेप होता है कि मॉनिटर तो हम कर रहे हैं पर मॉनिटर करके हम करें क्या। ठीक है, तो इधर वो बताया जाएगा कि आप मॉनिटर करके क्या एक्शन आपको लेना है। सो लेट मी ओपन दिस। ठीक है, सो अगर आप देखें तो इसमें ये होता है, ये बेसिकली आपका एक क्वेरी बिल्डर टाइप की स्क्रीन है जिसमें आप कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो आपने प्रीवियस स्क्रीन में क्या बताया कि सपोर्ट के मेल बॉक्स को मॉनिटर करो। सपोर्ट के मेल बॉक्स में जितने ईमेल्स आते हैं उनको मॉनिटर करो। ठीक है, अगर आप एडिशनली कोई कंडीशन सेट करना चाहते हैं, यानी सपोज जैसे अभी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, राइट। हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो अभी मेरा सपोर्ट का मेल बॉक्स है, उसमें शायद कोई ऐसा भी मेल आ सकता है जो बेसिकली परचेस इंक्वायरी हो, राइट। वो उसमें लिख सकता है कि क्योंकि उसको उसको और जरिया नहीं मिला मुझे रीच आउट करने का। उन्होंने देखा मेरे वेबसाइट पे एक सपोर्ट ईमेल एड्रेस है, तो उसके ऊपर उन्होंने वो हमें एक मेल भेजते हैं कि मैं लेटेस्ट आईपैड खरीदना चाहता हूँ, राइट। तो मैं लेटेस्ट आईपैड खरीदना चाहता हूँ, वो बेसिकली कोई कंप्लेंट नहीं है, राइट। वो एक एक्चुअली देखा जाए तो वो लीड है। तो इसीलिए आप यहाँ कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जितने भी मेल आते हैं उन मेल के ऊपर आपको कोई एडिशनल क्राइटेरिया लगाना है क्या, बेस्ड ऑन विच एक्शन लिया जाए। तो अभी मैंने सिंपल ये कहा है कि ईमेल जो है, ईमेल का जो सब, तो इधर आप देखेंगे कि ईमेल एक्टिविटी की जितनी भी फील्ड्स है वो सब लिस्ट आउट की गई है। तो मैंने कहा है कि ईमेल के सब्जेक्ट में अगर फोन वाला वर्ड है, शब्द यूज किया गया है, तो आप उसका केस बना दीजिए। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज मैंने की है। अभी आप जैसे देख सकते हैं इट्स अ क्वेरी बिल्डर। तो बेसिकली मैं एंड कंडीशन, वेयर कंडीशन, मतलब ग्रुप और कंडीशन, ये सब मैं यहाँ लगा सकती हूँ। अभी देखिए यहाँ एंड है। अगर मुझे आगे और भी कुछ अगर लगाना था, जैसे कि फोन है और कस्टमर जो है, से सपोज अगर मैं इधर जाऊं, जो ईमेल सेंड किया, ओके, ईमेल सेंड करने वाला अकाउंट जो है,
सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ने अपने स्टाफ के लिए प्रोडक्ट खरीदा था, तो बेसिकली मैंने उसको एक अकाउंट क्रिएट करके रखा है, और अभी उनका एक फोन खराब हो गया तो उन्होंने मुझे मेल किया। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा जो सेंडर जो ईमेल एड्रेस है वो बेसिकली हमें सिस्टम में अकाउंट कॉन्टैक्ट नहीं है बट एक अकाउंट है। तो इफ द सेंडर इज अकाउंट एंड अकाउंट का टाइप कैटेगरी प्रिफर्ड है, राइट, तो ऐसे में कुछ भी कंडीशन यहाँ लगा सकती हूँ कि मुझे क्या कंडीशन सेट करनी है। और मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ बिकॉज ये अपना प्रोसेस वहां पीछे अभी चलने वाला है। तो ये ऐसे आप कंडीशंस लगा के क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि जो मेल आया है उसमें से कौन से मेल्स को मुझे एक्चुअली प्रोसेस करना है। एक बार आपका क्राइटेरिया सेट हो गया, फिर आपको ये कहना है कि मुझे क्या रिकॉर्ड बनाना है। ओके, तो अभी हमने कहा है कि आप केस रिकॉर्ड बनाओ। तो मेल आएगा, मेल को चेक किया जाएगा क्या उसके सब्जेक्ट में फोन है, अगर है तो फिर एक्चुअली वो जाके एक केस रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो अभी लेट्स गो बैक एंड सी पहले कि क्या हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स कम हियर। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इट सेज ट्रैक टू सीआरएम, यानी ये क्यू में आ गया। ठीक है, अब इस क्यू में हमारा ये रूल सेटअप था इधर, राइट, इश्यूज उसके सब्जेक्ट लाइन में मैंने, अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट लाइन में फोन होना चाहिए, और मैंने जो कंप्लेंट भेजी थी उसमें भी मैंने लिखा था कि फोन प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, तो सब्जेक्ट में फोन है। इफ आई गो बैक ओवर हियर, यहाँ मैं केस को, अगर मैं ये स्क्रीन को रिफ्रेश करूं, सी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मेल भेजा। मेरे मेल भेजने से यहाँ एक केस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। इफ आई ओपन दिस, ये देखिए जो मेरा सब्जेक्ट था वो इधर सेट हो गया, बिकॉज ये एक ईमेल से आया था तो इसका ओरिजिन ईमेल सेट हो गया। ओके, अभी हम देखते हैं, सपोज अभी तो सिर्फ मैंने ये सेट किया, राइट, मैंने सिर्फ ओरिजिन सेट किया और सब्जेक्ट सेट किया। टेक फॉर एग्जांपल मुझे ये सेट करना है कि प्रायोरिटी, अगर ये कस्टमर, जैसे हमने देखा कि प्रिफर्ड कस्टमर, अगर ये प्रिफर्ड कस्टमर है या मैं चाहती हूँ कि इस केस की प्रायोरिटी भी जो है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लेट्स गो बैक टू रिकॉर्ड क्रिएशन रूल। तो इधर हमने देखा कि हमने ये तो कह दिया कि केस रिकॉर्ड बनाओ, लेकिन हमने ये कहाँ बताया कि सब्जेक्ट का ईमेल का सब्जेक्ट जो है वो केस का टाइटल बनता है, और जो केस का ओरिजिन है उसमें आप ईमेल सेट करो, या जैसे मैंने अब कहा कि प्रायोरिटी मुझे हाई सेट करनी है। ये सब चीजें हमने अभी तक कहीं नहीं बताई है, उसके लिए आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर इन पावर ऑटोमेट। सो व्हेन यू क्लिक दिस, ये आपको एक रेडीमेड फ्लो बना के देगा। नाउ फ्लो इज एन ऑटोमेशन इंजन, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप इवेंट मॉनिटर कर सकते हैं, और इवेंट मॉनिटर के ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है आप वो कर सकते हैं। हमारे फ्यूचर सेशंस में हम पावर ऑटोमेट के ऊपर एक डिटेल सेशन रखेंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि हर चीज कैसे होती है। आज के सेशन में हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑन आर रिक्वायरमेंट विच इज कि केस रिकॉर्ड और ईमेल की मैपिंग कैसे हो रही है, कैसे बताया जा रहा है कि ईमेल की फील्ड्स को उठा के केस पे कहाँ सेट किया जाए। ठीक है, तो अगर आप देखें ये केस, ये माइक्रोसॉफ्ट खुद बना के देता है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये आपने इधर जितना सेट किया और सेव क्लिक किया, ये आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर आपको कोई चेंज चाहिए, जैसे मुझे चेंज चाहिए कि मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है टू हाई, तो मैं आ सकती हूँ। यहाँ उसने कहा है कि क्रिएट अ रिकॉर्ड, सो दिस इज वेयर वो एक्चुअली केस रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो टेबल नेम में केसेस लिखा है, तो दिस इज वेयर केस रिकॉर्ड क्रिएट होने का स्टेप चल रहा है। अब उसने बताया है कि जो ईमेल का, ईमेल का जो है, अगर मैं इधर
इनकमिंग एक्टिविटी, राइट? तो मेरी इनकमिंग एक्टिविटी मुझे पता है ईमेल है, तो ईमेल के सब्जेक्ट फील्ड को उसने यहाँ मैप कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करूंगी तो जैसे यहाँ ये दिखता है ये सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जाके बाकी सारे फील्ड्स भी यहाँ सेट कर सकते हैं। उसने कस्टमर सेट किया है टू द सेंडर, तो जो भी ईमेल का सेंडर है उसने इधर ऊपर जाके सर्च किया कि सेंडर कॉन्टैक्ट है कि अकाउंट है, और अकॉर्डिंगली उसने अकाउंट या कॉन्टैक्ट में उसको सेट कर दिया। सिमिलरली अगर नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओरिजिन में ईमेल सेट था, इसीलिए आपका जब केस बना तो ओरिजिन ईमेल आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम प्रायोरिटी सेट करें, तो अगर हम इधर देखें, इधर प्रायोरिटी है। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ बोल दूं हाई प्रायोरिटी कर दो और इसको सेव कर दूं, तो एक्चुअली ये रिकॉर्ड जब क्रिएट होगा तो हाई प्रायोरिटी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से एक ईमेल से एक केस बन सकता है, और आप आपके हिसाब से आपको जो सेट करना है, जो फील्ड में जो सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। तो ये जब आप एक पूरा रिकॉर्ड क्रिएशन रूल जब जैसे आपने देखा कि पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, तो किसी का कंप्लेंट मेल जब आता है ऑटोमेटिकली बिना किसी इंटरवेंशन के एक केस बन के तैयार हो जाता है। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो मैंने तो लॉगिन किया है जीसी से, लेकिन आप देखेंगे कि इसका ओनर जो है, ये ऑटोमेटिकली बना हुआ जो मेल था, इसका जो ओनर है वो यूजर 1 सेट हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि ये यूजर 1 क्यों सेट हुआ और जीसी क्यों नहीं सेट हुआ। तो जैसे हमने बात की कि हर एक पर्सन का स्पेशलाइजेशन होता है, और डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेंट हम चाहते हैं कि उसको अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब के टिकट्स या केसेस असाइन किए जाएं। तो हम अब देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अगेन आप सर्विस मैनेजमेंट में जाएंगे, जब आप सर्विस मैनेजमेंट में जाएंगे यहाँ आपको राउटिंग रूल सेट्स होता है। तो बेसिकली राउट ही हो रहा है, राइट? राउट का मतलब होता है कि जब एक सिस्टम में आपके एक रिकॉर्ड बना है तो आप इसको किसे असाइन करना चाहते हैं, आप कौन इस रिकॉर्ड के ऊपर काम करेगा, बेसिकली दैट इज व्हाट राउटिंग का मतलब होता है। तो हमने यहाँ राउटिंग के लिए एक रूल बनाया। लेट्स ओपन द रूल। तो अगेन इसमें ये राउटिंग में अभी ये है कि रूल कितने रूल्स है, आप मल्टीपल रूल्स बना सकते हैं, राइट? तो ये मेरा पहला रूल। इसमें जैसे हमने वहां क्वेरी बिल्डर देखा था, यहाँ भी क्वेरी बिल्डर है। तो तब हमने जो क्वेरी बिल्डर लगाया था ना, वो ईमेल एक्टिविटी पे लगाया था, क्योंकि हम चाहते थे कि एक क्यू जिसमें ईमेल आ रहा है उसे मॉनिटर किया जाए, उसके ऊपर कंडीशन लगा के जो ईमेल्स वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं उनको केस में कन्वर्ट करें। अब हम चाहते हैं कि जो केस बने हैं, ओके, उन केस के ऊपर हम कंडीशन लगाएं और अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली हम एक सर्विस एजेंट को वो केस असाइन करें। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ मैंने सिमिलर ये स्क्रीन जैसे मैंने वहां आपको क्वेरी बिल्डर बताया, एग्जैक्टली सेम स्क्रीन यहाँ भी है जिसमें आप फील्ड चूज कर सकते हैं। तो इधर आपको केस एंटिटी की सारी फील्ड दिखेगी। तो मैंने सेट किया है कि केस का टाइटल अगर फोन है, और अगर जो कॉन्टैक्ट है कस्टमर पे अगर कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट अगर मुंबई रीजन का है, तो आप उसे इस पर्टिकुलर यूजर को असाइन करें। सो मैंने बेसिकली रीजन वाइज से सपोज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि मुंबई के कंप्लेंट्स आप देखोगे, पुणे के कंप्लेंट्स आप देखोगे, ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो मैंने ये चेक किया, मैंने रूल लगाया कि जो मुंबई बेस्ड फोन कंप्लेंट्स है वो आप यूजर 1 को असाइन कर दो। इसी रीजन से आप देखेंगे कि जब ये केस बना, ओके, जब ये केस बना तब ये यूजर 1 को असाइन किया, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट जो रूही है उसका मैंने सिटी मुंबई सेट किया था। तो आपने देखा कि एक पूरा एंड टू एंड प्रोसेस सेटअप हो गया है। मेल आता है, केस बनता है, और केस अपने अप्रोप्रिएट टेक्नीशियन या सर्विस एजेंट को असाइन हो जाता है, और कहीं भी कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। फुल ऑटोमेटेड प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश। सो दिस इज ऑल अबाउट
द ऑटोमेशन, जो सेकंड चीज मैं कवर करना चाहती थी आज के सेशन में, केस राउटिंग ऑटोमेशन। ओके, जो थर्ड चीज आज हम, आपका कोई सवाल इसके बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? केस राउटिंग के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड क्रिएशन के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल है। आपने जब एक मेल भेजा, उस मेल में आपने एक राइट क्लिक किया और उस राइट क्लिक में आपने वहां पे एक 2-3 बटन से, क्या आपने उसमें क्लिक किया या ऑटोमेटिकली वो अंदर आ गया सीआरएम में? ऑटोमेटिकली अंदर आ गया। ओके, ऑटोमेटिकली अंदर आ गया। मैंने कुछ नहीं क्लिक किया, मैंने सिर्फ इसे क्लिक किया ताकि स्क्रीन रिफ्रेश हो और आपको ट्रैक टू डायनामिक्स दिखाई दे। ओके। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो हमारे वीडियो हमारे वेबसाइट पे है। तो अगर आप शेयरपॉइंट सिक्योरिटी सिंक एंड एक्सचेंज इंटीग्रेशन वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे ये ऑटोमेटिकली सीआरएम में आता है। वहां हमने ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द फाइनल थिंग जो आज के सेशन में मैं कवर करना चाहती थी, विच इज SLA मॉनिटरिंग। तो इसमें सबसे पहले होगा कि पहले आप डिफाइन करेंगे कि आपके KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज आपको मॉनिटर करनी है, पहले आप वो डिफाइन करते हैं। फिर उसको मॉनिटर का प्रोसेस डिफाइन करते हैं। ओके, तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहले तो KPI डिफाइन करो और फिर आपका सर्विस लेवल अग्रीमेंट या जो प्रोसेस है टू मॉनिटर दैट KPI उसको डिजाइन करें। तो लेट्स गो बैक विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम, लेट्स गो बैक हियर एंड तो दिस इज बेसिकली ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय है, फर्स्ट रिस्पॉन्स इन है, इसे हम KPI कहते हैं। ये मेरा KPI है। मैंने कहा था मेरे कंपनी का कमिटमेंट है कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो मेरे साथ तो विद इन 4 आवर्स, इस एग्जाम्पल के लिए विद इन 5 मिनट्स कोई ना कोई आपको रीच आउट करेगा। तो आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड माय KPI। ओके, एंड दिस होल बॉक्स दैट यू सी, ये है तुम्हारा SLA मॉनिटर। ठीक है, तो इस KPI का कंप्लीशन टाइम था 5 मिनट्स। और अगर आप देखो ये टिकर मुझे दिखा रहा है जिसमें ये बता रहा है कि अभी ये 6 मिनट, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, एक्सपायर्ड हो चुका है। ठीक है, मुझे 5 मिनट में इसे कुछ करना था, मैंने कुछ नहीं किया तो ये एक्सपायर्ड हो चुका है। तो ये पूरा SLA है, ये पूरा बॉक्स जो है ये मुझे मॉनिटर करता है ऑन द स्क्रीन, मुझे इमीडिएटली दिखाता है कितना टाइम बचा है या कब ये एक्सपायर हो गया है या कब ये नियरिंग नॉन कंप्लायंस हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी पहले कि इसे सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो SLA KPI में जाते हैं। एक न्यू करके बताती हूँ। अगेन ये जो SLA है, ये SLA जो है, इवन तो मैं इसको ये डेमो इस कस्टमर सर्विस मॉड्यूल में दिखा रही हूँ और ये SLA एक्चुअली कस्टमर सर्विस हब का एक पार्ट है, बट इफ यू सी ये किसी भी एंटिटी पे चल सकता है। तो आप केस, लीड, ऑर्डर, कोर्ट, किसी भी एंटिटी पे, तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है जो आप किसी भी एंटिटी पे यूज कर सकते हैं। हम केस एंटिटी पे यूज करेंगे, राइट। तो अभी से सपोज एक तो हमने ऑलरेडी बना दिया है विच इज फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय, कि कंप्लेंट आने के 5 मिनट में आई शुड गेट बैक टू यू। दूसरा होता है कि कंप्लेंट रिजॉल्व कब होगा, भाई तुम हमको रीच आउट तो कर दिए पर 1 हफ्ते तक तुम क्या केस ओपन रखोगे, तो उसका भी एक कमिटमेंट होता है कि विद इन से 1 वीक मैं आपका कंप्लेंट रिजॉल्व कर दूं। तो दिस इज द रिजॉल्व बाय KPI दैट आई नीड टू मॉनिटर। तो केस एंटिटी पे है, ठीक है, कौन सी फील्ड है, तो फील्ड है मेरी रिजॉल्व बाय। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि बेसिकली ये एक टाइमर है। ओके, कितने मिनट में, कितने घंटों में, कितने टाइम में आप कमिट कर रहे हैं किसी को कुछ चीज कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए इसका जो होता है, जो जैसे यहाँ मैंने दिखाया, यहाँ मैंने दिखाया टिकर चालू हो रहा है, राइट, टिकर टाइमर चालू था। तो ये यहाँ ये बताना होता है कि ये टाइमर
कौन से फील्ड से शुरू होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय था, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय तो विद इन 5 मिनट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ केस चाहिए था मेरे को, राइट, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय। तो इसीलिए मैंने क्रिएटेड ऑन फील्ड वहां चूज किया था। अब हम बात कर रहे हैं रिजॉल्व बाय का, तो हो सकता है कि रिजॉल्व बाय जो है विद इन 7 days ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय, ठीक है। हो सकता है कि मैं वैसा चाहूँ कि विद इन 7 days, तो तुम मेरा टिकर क्रिएटेड ऑन से शुरू नहीं होगा, मेरा टिकर फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय से शुरू होगा। तो जब मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स, जब मैं उसको रीच आउट करूं, मैं उसे रीच आउट करूं 5 मिनट में या 5 घंटे में, मेरा टिकर जो है वो टाइमर जो चल रहा था, वो टाइमर इस फील्ड में जो वैल्यू है उधर से आगे 5 घंटे, 5 मिनट या 5 दिन जो मैंने कहा, वो इस फील्ड से आगे 5 दिन चलेगा। तो एप्लीकेबल फ्रॉम इज द फील्ड की जहां से आपका वो टाइम कैलकुलेट होना शुरू होता है। तो ऐसे आप जाके पहले आपका एसएलए डिफाइन करोगे, ओके। तो एक बार एसएलए डिफाइन हो गया, अब हम आएंगे और दिखाएंगे कि हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट कैसा है। सो इसको मैं डीएक्टिवेट करती हूँ, बिकॉज विदाउट डीएक्टिवेट आई कैन नॉट एक्चुअली ओपन एंड शो द रिकॉर्ड्स। सो आई विल डीएक्टिवेट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। तो मेरा एसएलए मैंने बोला है केस, जैसे मैंने लिखा है हम किसी भी एंटिटी पे एसएलए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि मैं केस एंटिटी पे ये एसएलए रजिस्टर कर रही हूँ। केस एंटिटी पे आपका एसएलए है। अब एसएलए में कितने केपीआईज है जो आपको मॉनिटर करने हैं, वो आपके एसएलए आइटम में आप लिस्ट आउट करेंगे। तो लेट मी ओपन दिस, ओके। तो हमने बताया कि फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय की कंप्लेंट आते ही विद इन 5 मिनट्स आई विल, वन ऑफ माय एजेंट विल कॉल यू बैक, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ बताती हूँ, ठीक है, कि फेलियर आफ्टर, क्योंकि मेरा केपीआई क्या है, विद इन 5 मिनट्स आई शुड कॉन्टैक्ट यू। अगर मैंने आपको 5 मिनट में कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है मैंने मेरा एसएलए नहीं मीट किया। मेरे एसएलए का प्रॉमिस था कि 5 मिनट में मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। इसीलिए फेलियर में 5 मिनट, फेलियर आफ्टर, ओके, रीड द वर्ड इज फेलियर आफ्टर। तो 5 मिनट के बाद ये फेल हो गया, आपने एसएलए कमिट नहीं, आपका एसएलए कमिटमेंट मीट नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया या फेल हो गया, तो आप इधर आके लिखोगे 5 मिनट्स। अभी अगर आपको चाहिए कि आपको कोई टाइप की वार्निंग मिले, राइट, कि 5 मिनट्स में एसएलए एक्सपायर हुआ है, से 2 मिनट तक किसी ने कुछ किया ही नहीं उसके ऊपर, वो केस ऐसे ही बैठा है, किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो आप चाहते हो कि एक वार्निंग आए कि भाई 2 मिनट हो गए, आपने कुछ नहीं किया, 5 मिनट का आपका एसएलए, आपके पास 3 मिनट है, भाई कुछ तो करो, ओके। सो उसके लिए आप यहाँ टाइम सेट कर सकते हैं। तो मैंने सेट किया है कि 2 मिनट में आप वार्न कीजिए, 5 मिनट का मेरे एसएलए, अगर 5 मिनट में वो काम नहीं करता है तो फेल हो जाओ, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका वार्न एंड फेल ड्यूरेशन। अभी कैसे पता चलेगा, अभी हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि फोन 5 मिनट में मेरा एजेंट आपको कांटेक्ट करेगा। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि एजेंट ने कांटेक्ट किया कि नहीं, मुझे कैसे पता कि 5 मिनट में मैं कौन से फील्ड को मॉनिटर करूं जिससे मुझे पता चलेगा कि 5 मिनट में ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो कंडीशन आप यहाँ बताते हैं सक्सेस कंडीशन में, ओके। सक्सेस कंडीशन में मेरे केस फॉर्म पे एक फील्ड है फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंड। तो मैंने मेरे एजेंट को ट्रेन किया है कि जब आप एक केस में काम कर रहे हो और जब आपका एक नया केस है और आपने सबसे पहली बार आपके कस्टमर को कॉल किया और उनको पूछा है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो इमीडिएटली आके फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय को ट्रू कर देना। इट्स अ बुलियन फील्ड, ठीक है। तो ये आपको सारे आपके केस एंटिटी की सारी फील्ड्स लिस्ट आउट कर देगी। हमने चूज किया फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंट करके एक फील्ड है जो बुलियन फील्ड है, और हमने उसको सेट किया है कि यस नो क्या है। तो हमने बोला कि अगर विद इन 5 मिनट्स फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंट यस हो जाता है, इट मीन्स कि मैंने एसएलए मीट कर दिया। अगर 5 मिनट्स तक ये फील्ड ट्रू नहीं होती है, यस नहीं होती है, तो आपने फेल कर दिया।
आपका SLA आपने मीट नहीं किया। अब लेट्स सी पॉज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो अभी कई बार ये होता है कि से सपोज आपने आपका कमिटमेंट है कि फर्स्ट रिस्पांस बाय 5 मिनट्स में हो, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेंट किया, आपके एजेंट ने उनको फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहे, फोन उठा ही नहीं रहे। आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, वो फोन नहीं उठा रहे। तो अगर वो फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने काम नहीं किया, क्योंकि अगर ये दिखाने लग जाए कि SLA मीट नहीं हुआ है 5 मिनट में, तो वो मेरे परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के भी कमिटमेंट पे ये वो होता है ना SLA कितना परसेंटेज आप मीट करते हो, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क रेस करेगा कि भाई नो, ये तो कुछ भी बोलते हैं कि 4 घंटे में रीच आउट करेंगे, उनका SLA का सक्सेस रेट तो बस 50% है, आधा टाइम तो ये 4 मिनट में रीच आउट करते ही नहीं है, राइट। तो उसके लिए ये पॉज कॉन्फ़िगरेशन होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कंपनी हेल्प करना चाहती है लेकिन कस्टमर अनअवेलेबल है, कस्टमर को मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, वो इंफॉर्मेशन मुझे दे ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा कि फोन रिस्टार्ट करो, बाद में मुझे कॉल बैक करो, उसने कॉल ही बैक नहीं किया, मैं क्या करूँ। मैं तो हेल्प करना चाहता हूँ, वही मुझे कुछ बता नहीं रहे। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि टाइमर जो चल रहा था उसे पॉज करो। ओके, आप टाइमर पॉज करो, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सामने से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। सो इधर आप अगेन आपकी फील्ड्स होती हैं, और आप फील्ड्स में अगेन क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि अगर ये फील्ड की ये वैल्यू है, अगर सपोज मेरे केस का एट एनी पॉइंट इन द लाइफ साइकिल, केस के लाइफ साइकिल में इस फील्ड की ये वैल्यू हो जाती है, तो आप टाइमर का कैलकुलेशन या टाइम कैलकुलेशन बंद कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है। तो दिस इज द पॉज कॉन्फ़िगरेशन। तो इवन दो मेरा फेलियर आफ्टर 5 मिनट्स था, से सपोज मैंने 3 मिनट में उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, मैंने स्टेटस ऑन होल्ड पे डाल दिया, तो भले ही वो 5 मिनट खत्म हो जाए, भले ही वो 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, वो मुझे फेल्ड नहीं दिखाएगा, SLA एक्सपायर्ड नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने केस के स्टेटस को ऑन होल्ड पे डाल दिया। तो वो जैसे ही मैं केस को ऑन होल्ड से हटा के कोई और स्टेटस पे डालूंगी, इमीडिएटली वो टाइमर फिर शुरू हो जाएगा, और वहां से बचा हुआ, सपोज मैंने 3 मिनट पे उसको फोन करके स्टेटस चेंज किया था, तो जो बचे हुए 2 मिनट है, जब ये स्टेटस वापस ऑन होल्ड से किसी और स्टेटस पे जाता है, वहां से वो बचे हुए 2 मिनट को कैलकुलेट करना शुरू करेगा। अगर उसके बाद भी 2 मिनट के बाद अगर आपने ये फील्ड को ट्रू नहीं किया है, तो फिर वो उसको SLA फेल्ड मानेगा, ठीक है। अभी चलो, ये तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि वॉर्न आफ्टर, फेल आफ्टर, ये सब हो गया। अभी हम चाहते हैं आपने बोल तो दिया कि वॉर्न करो 2 मिनट के बाद, अरे पर वॉर्न करे कैसे करें। आपको मेल भेजें, आपको कोई केस की कोई फील्ड को सेट करे, क्या करें, ओके। तो जब आपको वो एक्शन जो सेट करना है कि वॉर्न करने के लिए मुझे क्या एक्शंस लेनी चाहिए, फेलियर पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, सक्सेस पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, तो वो सब सेटिंग के लिए आपका ये सेक्शन है एक्शंस। तो इधर आप कॉन्फ़िगर एक्शन सेट कर सकते हो। दिस विल अगेन ओपन अप पावर ऑटोमेट फ्लो। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्क्रीन आपको बनाया आपको मिलता है, ठीक है। तो अब आपका जो SLA है वो 4 स्टेटस में जा सकता है। एक है वार्निंग वाला, राइट, मैंने वार्निंग का टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट के बाद उसने बोला वार्न करो, तो इसका मतलब होता है वो नियरिंग नॉन कंप्लायंस है। तो अगर जब वो नियरिंग नॉन कंप्लायंस है, तो आप चाहते हैं कि कुछ तो करो। तो मैंने अभी यहाँ सेट किया है कि इमीडिएटली केस की प्रायोरिटी को हाई कर देना, और एक फील्ड होती है इज एस्केलेटेड, इसको यस कर दो। अगर आप चाहते हो कि कोई मेल जाए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने फॉर द सेक ऑफ अ डेमो इसको सिंपल रखा है कि बस केस को इज एस्केलेटेड सेट कर दूंगी, दैट इज इट। फिर सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि
नॉन कंप्लायंट यानी फेल्ड हो गया, ठीक है, फेल्ड हो गया, आप चाहते हैं कि कुछ करे, इसके मैनेजर को मेल जाए कि देखो इसने एसएलए मीट नहीं किया, इसका केस का एसएलए फेल हो गया, तो आप वो कर सकते हैं। तो हर एक स्टेटस के लिए आपके पास यहाँ जगह दी गई है कि आप एक्शन सेट कर सको कि आप क्या करना चाहते हैं। सो सक्सीडेड पे, नॉन कंप्लायंट पे और वार्निंग पे कि आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ सेटअप कर सकते हो। तो लेट्स गो बैक, इसको मैं अभी बंद करती हूँ। तो ये मेरा एसएलए, मैंने इसे डीएक्टिवेट किया था, तो लेट मी एक्टिवेट इट, ठीक है। इसे एक्टिवेट करना जरूरी है क्योंकि ओनली एक्टिवेटेड एसएलए एक्चुअली वर्क। तो मैंने एसएलए को एक्टिवेट कर दिया। दूसरा होता है सेट एज डिफॉल्ट। जब आप सेट एज डिफॉल्ट करते हो तो जो भी नया केस आप बनाते हो वो ऑटोमेटिकली इस एसएलए को फॉलो करता है, राइट। तो मैं इसे सेट एज डिफॉल्ट भी कर देती हूँ। तो अब एसएलए के एग्जाम्पल के लिए लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू केस, ठीक है। सिंपल रखती हूँ, कुछ नहीं ज्यादा करती हूँ, बस इतना ही मैंने किया है। कस्टमर सेट किया और इसमें तो मैंने कुछ फोन वगैरह का कंडीशन भी नहीं सेट किया था। आई डोंट थिंक मैंने कोई कंडीशन सेट किया था, डिड आई? नहीं, मैंने कोई क्राइटेरिया यहाँ सेट नहीं किया। दैट मीन्स एवरी केस के ऊपर ये एसएलए एप्लीकेबल है। तो सिंपल मैंने ये केस बनाया और मैं अब इसे सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने बिकॉज इसको डिफॉल्ट एसएलए कहा था, तो डिफॉल्ट एसएलए ऑटोमेटिकली इधर अप्लाई हो गया। मैंने कुछ सेट नहीं किया, कोई फील्ड पे मैंने कुछ लुकअप सेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये टिकर हो गया। मैंने बोला था 5 मिनट्स में फेल होना, 2 मिनट्स के बाद मुझे वार्न करना। अगर आप इधर आओगे तो आप देखोगे कि फेलियर टाइम इज 12:22, अभी 12:17 हो रहा है, 12:18 हो रहा है, ओके, और वार्निंग टाइम 12:19 है। तो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद जब आप जब इस फॉर्म को आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि ये रेड हो चुका है और नियरिंग नॉन कंप्लायंस करके आपको मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। 12:19, राइट। आपका कोई सवाल है तब तक तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप देखिए 2 ही मिनट बचे, राइट। तो मेरा वो था कि जब वो हो जाए तो इसे नियरिंग एक्सपायरी इसने कर दिया, दैट इज नियरिंग नॉन कंप्लायंस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस होने पे हमने ये कहा था कि इधर इसे इज एस्केलेटेड करने कहा था। अगर आप देखेंगे तो मैंने सेट किया था कि इज एस्केलेटेड, तो इसने इसको इज एस्केलेटेड कर दिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये एसएलए मीट हुए तो मैं इस फर्स्ट रिस्पॉन्स को मैं नो से यस कर दूंगी। उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे ये नियरिंग नॉन कंप्लायंस दिखा रहा है। अब मैं इधर आती हूँ, इसको यस करती हूँ और सेव कर देती हूँ। Okay, now let me just refresh my screen. First response succeeded.
अगर मैंने वो स्क्रीन को नहीं टच किया होता, ये जो फील्ड है इसको मैंने फर्स्ट रिस्पॉन्स सेट नो से यस नहीं किया होता, तो जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स में देखे वो उसे एक्सपायर्ड दिखाता। बट विद इन दैट टाइम स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, क्योंकि मैंने आके इस फील्ड को यस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो अब मुझे दिखा रहा है कि आई हैव मेट माय SLA रिस्पॉन्स। And if you see over here, this will also show success time, and it will also show what is the actual time at which ये आपने फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंड को यस किया। तो दिस वे आप अपना SLA ना ही सेट कर सकते, बट मॉनिटर भी एक्टिवली इसे मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इनको एस्केलेशन और आपका पूरा प्रोसेस फ्लो जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर नियरिंग नॉन कंप्लायंस है तो क्या करना चाहिए, अगर फेल हो गया, अगर आप मैनेजर को मेल करना चाहते हैं या कोई और एक्शन लेना चाहते हैं तो आप वो भी इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में मैं ये 3 टॉपिक्स कस्टमर सर्विस के डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी। तो पहले हमने टिकट मैनेजमेंट देखा, सेकेंड हमने देखा ऑटोमेटेड कैसे प्रोसेस होगा, और फाइनली हमने देखा SLA कैसे मॉनिटर होगा। और जानकारी के लिए आप बिजैप्स गुरु के साइट पे देख सकते हैं, या docs.microsoft.com पे जब आप जाएंगे और कस्टमर सर्विस मॉड्यूल लेंगे तो आपको वहां भी डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपके पास अब कोई सवाल है तो आप शुरू कर सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं। महेंद्र, अगर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें तो वी कैन गो अहेड विद द क्वेश्चंस। किसी का कोई सवाल, अगर आपको टाइप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन पे टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप अनम्यूट करके आपका सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, एक क्वेश्चन था कि अगर आपने बताया कि 5 मिनट तक लिमिट है, उसमें एक कस्टमर ने क्वेश्चन किया और एजेंसी ने आंसर दिया, और यदि वो 5 मिनट खत्म हो गए क्वेश्चन पूछने के बाद, तो क्या वो रिस्पॉन्स करेगा एजेंसी? हाँ, वो तो रिस्पॉन्स तो करेगा। SLA मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि मैंने कमिटमेंट दी थी कि मैं 5 मिनट में आपको रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैंने 5 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जैसे कंपनी का एक मैनेजर होता है, राइट, कोई भी कंपनी में एक ओनर्स होते हैं और नीचे आपके स्टाफ होते हैं। तो ओनर तो कह देता है, उसने तो कमिट कर दिया कि 5 मिनट में मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन 5 मिनट में वो आपके जो एम्प्लॉइज है, आपका जो स्टाफ है, वो एक्चुअली